दोस्तों दोस्तों आज से हम लोग जो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 आने वाली है उसके जो सामान्य अध्ययन सेक्शन होता है जो 40 नंबर का पूछा जाता है 6 to 8 में और 9 to 10 में और उसके बाद 11-12 में मतलब कि जूनियर की परीक्षा में और टीजीटी में और पीजीटी में पूछा जाता है। उसके लिए हम लोग जो है कि विज्ञान सेक्शन को देखना शुरू करेंगे। वे प्रश्न होंगे इसमें जो बिहार की पीसीएस के 69th परीक्षा में 69th बीपीएससी में मतलब जो पूछे गए हैं वो सवाल, और उसके अलावा टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था वो, और साथ ही साथ जो टीआरई 3 का जो फाइनल रिजल्ट अभी आ गया जिसकी काउंसलिंग चल रही है, मतलब 4 परीक्षाओं के जो है कि सवाल हम लोग इसमें देखेंगे। साथ ही साथ इनमें जो सवाल होंगे वो प्राइमरी स्तर पे भी जो अब तक बिहार में पूछे गए हैं वो भी होंगे, और प्राइमरी में जो होने वाली परीक्षा है आने वाले टीआरई 4 में उसके लिए भी यह जो है कि उपयोगी साबित होगा। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। विज्ञान में हम लोग सबसे पहले देखेंगे भौतिक विज्ञान को। तो भौतिक विज्ञान से जो पहला सवाल है वो चैप्टर से है भौतिक राशियाँ ऑब्लिक मात्रक के मापन। तो इनमें से जो पहला सवाल है इस चैप्टर से वो है साथियों, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। ऑप्शन दिया है गैल्वेनोमीटर, जनरेटर, अमीटर और उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। साथियों बिहार में जो है कि 5 विकल्प देता है और वही जो है कि 5 विकल्प 5वां विकल्प जो होता है वो बड़ा कन्फ्यूज करता है। तो इसका जो सही जवाब है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन सी अमीटर। देखिए अमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा को एम्पीयर में मापा जाता है इसलिए इसका नाम अमीटर है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने या उसके परिमाण को मापने में किया जाता है, और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो इस तरह से विकल्प में दिए हुए सभी विकल्पों का हमने व्याख्या देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों कि निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई चुनिए। किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, मात्रक विहीन, किलोग्राम प्रति घन मीटर और उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। साथियों यह 17वीं बीपीएससी में भी यह सवाल जो है कि विज्ञान सेक्शन में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है साथियों कि किलोग्राम प्रति घन मीटर। देखिए आपेक्षिक घनत्व को किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। चूंकि आपेक्षिक घनत्व समान मात्राओं का अनुपात है, यह एक आयामहीन मात्रक है और इसकी कोई इकाई नहीं है। इस प्रकार विकल्प सी उपर्युक्त में से कोई नहीं है उत्तर है। तो यहाँ पर जो है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन सी माने हैं तो देख लीजिएगा आप लोग। अब आगे देखते हैं। देखिए ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है वोल्ट, वाट, एम्पियर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ध्वनि की मापक इकाई जो होती है वो होती है डेसिबल। ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल होती है, जबकि शक्ति के मापन की इकाई वाट और एम्पियर विद्युत धारा के मापन की इकाई होती है। इस प्रकार विकल्प ई होना चाहिए। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें ध्वनि का जो मापक होता है वो होता है डेसिबल। देखिए यहाँ पर इसमें इनको लिखना चाहिए था विकल्प ई सही, लेकिन इन्होंने विकल्प सी लिख दिया है, तो इस वजह से व्याख्या कराने में हमको गलती हो गई। तो आप लोग विकल्प ई को मान के चलिए। देखिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हवा में नमी मापने के लिए कह रहा है एरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए ऑप्शन सी, हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर, इसको हिंदी में आर्द्रता मापी कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। जबकि हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में देखिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग यहाँ पे हाइड्रोमीटर देख लीजिए। हाइड्रोमीटर जो है वह तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, और एरोमीटर जो होता है वह हवा या अन्य गैसों का वजन, घनत्व आदि मापने का उपकरण है। धारा घनत्व होता है एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, विहीन राशि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो धारा घनत्व जो है साथियों वह एक सदिश राशि। देखिए चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा
धारा घनत्व कहलाती है। यह एक सदिश राशि है, जबकि धारा स्वयं एक अदिश राशि होती है। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। साथियों, एक जानकारी यहाँ पे आप लोगों को मिली होगी कि धारा जो होती है वह स्वयं एक अदिश राशि है, लेकिन जो धारा घनत्व होता है, देखिए जिसको जो पूछा गया है, धारा घनत्व जो होता है यह एक सदिश राशि होती है, क्योंकि यह किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है। तो ये इसकी लंबवत दिशा होती है, इस वजह से इसमें दिशा का भी ज्ञान होता है, इसलिए जो है कि यह एक सदिश राशि हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि चुंबकीय क्षेत्र है अदिश राशि, सदिश राशि, आयाम रहित राशि, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है साथियों सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों निर्दिष्ट होते हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी घटाई जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, त्वरण, इसमें आप बल को भी कह सकते हैं, ये सब जो है कि सदिश राशियां हैं। वेग होता है, संवेग होता है, ये सब सदिश राशियां होती हैं। और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है। एक टेस्ला 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। अब साथियों हम लोग देखेंगे यांत्रिकी नामक चैप्टर से जो दूसरा चैप्टर है, इससे जो पहला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें जो सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है वो रोलिंग। देखिए फिसलन घर्षण वह घर्षण बल है जो दो संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष फिसलन गति का विरोध करता है, जबकि रोलिंग घर्षण उन सतहों के बीच कार्य करता है जिनके बीच बेलनाकार गति, सड़क पर साइकिल की गति होती है। जबकि दो स्थैतिक सतहों जब उनके बीच की दूरी गति होने वाली हो, जब उनके बीच की गति होनी ही वाली हो के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। इनके मध्य संबंध निम्न प्रकार है। देखिए सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण, फिर फिसलन घर्षण, फिर रोलिंग घर्षण, ये घटते हुए क्रम में है। अतः स्पष्ट है कि रोलिंग घर्षण उपर्युक्त में से सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8। देखिए न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट, वेंचुरी मीटर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन बी, अंतरिक्ष रॉकेट। देखिए न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक की गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना इत्यादि। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। चोक कुंडली द्वारा, डायनेमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए 69th बीपीएससी प्री का सवाल है, तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है ऑप्शन बी, एसी करंट को डायनेमो उत्पन्न करता है। डायनेमो या एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब तारों की एक कुंडली को स्थायी चुम्बकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह बाह्य परिपथ में एसी भेजता है। चोक कुंडली, देखिए क्या होता है, देखिए विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता कम करने वाली कुंडली को चोक कुंडली कहा जाता है। ट्रांसफार्मर देखिए किसे कहते हैं, यह एक ऐसा उपकरण है जिससे बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह पारस्परिक विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ध्वनि और ऑब्लिक तरंग गति वाले चैप्टर से देखते हैं क्या सवाल है। देखिए सोनार तकनीक का प्रयोग होता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में,
समुद्र की गहराई का पता लगाने में उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह साथियों देखिए प्राइमरी के एग्जाम में पूछा गया था, री एग्जाम में TRE 3 वाले में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। देखिए सोनार एक ऐसी तकनीक है जिसमें ध्वनि संचरण का उपयोग पानी की सतह पर या उसके नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है, यह अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न करता है। तो साथियों यह भी सवाल आता है कि सोनार में कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, तो अल्ट्रासोनिक तरंग। यह तरंगें समुद्र तल पर या समुद्र में कहीं भी स्थित वस्तु तक पहुंचती हैं और परिवर्तित होकर डिटेक्टर द्वारा महसूस की जाती हैं। इस प्रकार सोनार तकनीकी का उपयोग समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, पनडुब्बियों, घाटियों, हिमखंडों आदि का पता लगाने हेतु किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव की श्रवण परास क्या है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक और उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए। देखिए ध्वनि एक प्रकार की तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग है जो कि वस्तुओं में कंपन होने से उत्पन्न होती है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको अवश्रव्य ध्वनि तरंगें कहा जाता है। मानव का कान इसको नहीं सुन सकता है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उनको श्रव्य ध्वनि तरंगें कहा जाता है। मानव का कान इन ध्वनियों को सुन सकता है, अर्थात मानव कान की श्रवण की परास 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि तक होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आवृत्ति वाली ध्वनियाँ पराश्रव्य ध्वनि कहलाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है। गामा किरण, अल्फा किरण, एक्स किरण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कौन सा विद्युत चुंबकीय किरण नहीं है। तो इनमें से साथियों जो अल्फा किरण यह विद्युत चुंबकीय किरण नहीं है। देखिए ऑप्शन बी, ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। इन तरंगों की कल्पना सर्वप्रथम मैक्सवेल ने की थी। ये तरंगें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कंपन से उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें और गामा किरणें शामिल हैं। अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यह अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें, चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगें, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जिसका जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य है। अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, दृश्यमान विकिरण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, वह है साथियों कि पराबैंगनी विकिरण। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन बी। देखिए पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसमें दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तर और कम तरंगदैर्ध्य होता है। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर एक्सरे और दृश्य प्रकाश के बीच स्थित होती है। अब देखते हैं ऊष्मा एवं तापमान चैप्टर से क्या सवाल बना है। पोर्सिलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि पोर्सिलीन मग में हैंडल होता है, पोर्सिलीन ऊष्मा का कुचालक है, स्टील के गिलास में चाय तेजी से ठंडी हो जाती है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है कि पोर्सिलीन ऊष्मा का कुचालक है। देखिए पोर्सिलीन
मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि पोर्सिलेन, चीनी मिट्टी ऊष्मा का कुचालक है। जो पदार्थ ऊष्मा को अपने अंदर से गुजरने देते हैं वे ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं, जैसे स्टील के गिलास, तांबा, चांदी इत्यादि। जो पदार्थ अपने अंदर से ऊष्मा को गुजरने नहीं देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे पोर्सिलेन, प्लास्टिक और लकड़ी व रबर इत्यादि। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16 कि लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? संवेग, चुंबकत्व, आवेश, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ई। देखिए लेंज का नियम मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब है। देखिए लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। इसका तात्पर्य है कि गतिशील चुंबक द्वारा सामना किए जाने वाले प्रतिकूल बल के विरुद्ध कार्य पूरा करने में यांत्रिक ऊर्जा अवशोषित हो जाती है और इसे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, जिसके कारण सोलेनाइड में धारा प्रवाहित होती है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों कि अधिक ऊंचाई पर उबले हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है ऊंचे स्थान पर पानी ज़्यादा तापक्रम पर उबलता है, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, ऊंचे स्थानों पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका जो सही जवाब क्या है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 का है ऑप्शन बी। देखिए अधिक ऊंचाई पर उबले हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक बरसाती दिन में शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। ऑप्शन बी है कि शुष्क बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता है। ऑप्शन सी है कि शुष्क बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना से ज़्यादा माप दर्शाता है। ऑप्शन डी है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी का उपयोग आमतौर पर परीक्षण प्रयोगशाला और कपड़ा मिल में सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बरसाती दिनों में शुष्क बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम पर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। तो ये साथियों जो है कि सवाल पूछ लिया है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, E/16। देखिए एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम पर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में E/16 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, ये एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि ग्लेशियर का आधार गर्म परिस्थितियों में रहता है। हिमानी का आधार पर बर्फ में अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। ऑप्शन सी है कि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है ऑप्शन सी। देखिए एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। क्या कह रहा है कि एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। हिमानी क्षय की उत्पत्ति ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां हिमपात की मात्रा हिम के क्षय से अधिक होती है और प्रतिवर्ष कुछ मात्रा में हिम अधिशेष के रूप में बच जाता है। वर्ष दर वर्ष हिम के एकत्रण से निचली परतों की ऊपर दबाव बढ़ता है और वे सघन हिम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यही सघन हिमानी अपने भार या दबाव के कारण ढालों पर प्रवाहित होता है, जिसे हिमनद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि
फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -20 डिग्री फ़ारेनहाइट, -459.4 फ़ारेनहाइट, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का तापमान -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट मापक्रम एक ताप मापक्रम है जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल के हिमांक और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल के क्वथनांक पर आधारित होता है। इन दोनों तापमान के बीच के क्षेत्र को 180 बराबर भागों में बांटा गया है, अर्थात 1 भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि इस चैप्टर के आगे, मतलब प्रकाश वाले चैप्टर से आगे की चीज़ों को जो है कि प्रकाश वाले चैप्टर से और अन्य जो है कि आने वाले जो चैप्टर हैं जहाँ से सवाल बना है उनको देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।